हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका एक बार फिर से होम साइंस विद चार्ली में। तो बहुत दिन बाद हम मिल रहे हैं। मैंने आपको बताया ही था, थोड़ा सा बहुत बहुत बिजी शेड्यूल था कह सकते हैं। आपको तो पता ही है कि जब थोड़ा सा घर में कुछ काम हो जाता है तो बहुत ज़्यादा व्यस्तता हो जाती है। फिलहाल कोई बात नहीं। आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई अब तक काफ़ी अच्छी चली होगी और चल भी रही होगी और आगे भी चलती रहनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम होने ही वाला है। या जब भी हो आपको ये देख करके पढ़ाई नहीं करनी होती है कि एग्ज़ाम कब होना है। मैंने हमेशा से आपको ये बात कही है कि हमेशा से बोला है कि जो है आप अपना सिलेबस और खुद को तैयार कीजिए, है ना? खूब रिवाइज़ करके, खूब बढ़िया नोट्स बना के, सारे सिलेबस को कंप्लीट करके आपको इस तरह से खुद को तैयार रखना है कि एग्ज़ाम कभी भी हो, आप हमेशा हाज़िर रहें। वो हम करते हैं ना कि कहते हैं कि घर में सब चीज़ें रखनी चाहिए कि मेहमान कभी भी आएँ तो आप सब कुछ मतलब आपके पास अवेलेबल रहे। तो आपको उसी तरीके से तैयारी करनी है कि कभी भी एग्ज़ाम हो, आप तुरंत एग्ज़ाम देने के लिए जो है पढ़ाई के मतलब पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से भी और मेंटली भी एकदम हर तरीके से तैयार रहें। तो बताइए कैसे हैं आप लोग? अपना हाल-चाल भी बताइएगा। ठंडी देखिए शुरू हो गई है तो स्वेटर वगैरह पहन के आराम से बैठ के पढ़ाई करिए और ठंड से बचिए, क्योंकि ठंड भी काफ़ी हो ही रही है धीरे-धीरे। और चलिए, अभी तो हो सकता है आप लोग सो गए हों। जो लोग अभी जग रहे हैं उन लोगों को गुड इवनिंग, जो लोग सो गए हैं उनको गुड नाइट। बाद में मिलेंगे, देखेंगे। तो कुछ हम लोग थोड़ा-सा प्रैक्टिस सेट में कुछ क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे और थोड़ा-सा जैसे आपको दिख रहा होगा कि एफएसआई के बारे में, आईएसआई के बारे में, एफपीओ के बारे में 2-2 लाइन्स और 2-2 चीज़ें, 2-4 पॉइंट्स इन सब चीज़ों के बारे में भी देखेंगे। और बाकी बताइए, रिवीजन वगैरह आप लोग कर ही रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की और तबीयत वगैरह कैसी है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी तरीके से आगे की तरफ। एक लाइन मुझे थोड़ी-सी अच्छी लगी, थोड़ी क्या काफ़ी अच्छी लगी और आप लोगों को भी पढ़ के शायद बहुत मोटिवेशन मिले। ईश्वर टूटी हुई चीज़ों का इस्तेमाल बड़ी खूबसूरती से करता है। बादल के टूटने पर पानी बरसता है, मिट्टी टूटने पर खेत बनता है और बीज के टूटने पर एक नए पौधे की संरचना होती है। इसलिए जब आप खुद को टूटा हुआ महसूस करो, तो समझ लीजिए ईश्वर आपका इस्तेमाल किसी बड़ी उपयोगिता के लिए करना चाहता है। कितनी ही सुंदर और कितनी मतलब प्रोत्साहन देने वाली बात कही जा रही है। तो बिल्कुल, और वैसे तो हम लोगों को ये महसूस ही नहीं करना है कि हम टूट चुके हैं, बट कभी-कभी क्या होता है समटाइम्स फ़ील हो जाता है कि हाँ बहुत दिन से पढ़ रहे हैं या पता नहीं एग्ज़ाम की डेट नहीं आ रही है, या बात एग्ज़ाम की ही नहीं है, किसी भी चीज़ में हम कभी-कभी हो जाता है, इंसान अंदर से थोड़ा मन जो है खिन्न उठता है। तो लगता है कि बाप रे! यही कर के ऊब जा रहे हैं, कब कब मतलब चीज़ें सही होंगी, तो हो जाता है कभी-कभी। और आपने ये देखा ही होगा कि हर अच्छे मतलब अगर कोई भी थोड़ा बुरा टाइम है तो उसके बाद कुछ अच्छा टाइम आता ही है। तो देखिए आपको पता है कि जब कोई बहुत अच्छा पल है तो उसको भी गुज़र जाना है, कोई बुरा पल है तो उसको भी गुज़र जाना है। तो पेशेंस रख के और सुकून से अपने मन को शांत रख कर के जीवन को मतलब धीरे-धीरे अपना आगे जीवन बढ़ता ही रहेगा। बाकी आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखें कि जो है अगर आप महसूस ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ अच्छा होने वाला है। और ऐसा होता ही है, आप सोचो ना कि जब हम बहुत मेहनत करते हैं, कोई काम मान लीजिए आप कर रहे हैं, बहुत मेहनत से आपने उस काम को किया, तो फिर जब आप देखेंगे तो उसका जो पूरा काम कंप्लीट हो जाता है तो वो देख के बड़ा अच्छा लगता है। जैसे मान लीजिए आपने 10 पन्ने का नोट्स बनाया, आपको लगता है बाप रे! हाथ दर्द हो गया। लेकिन फिर जब आप उसको अगले दिन रिवाइज़ करने के लिए खोलते हैं, तो वो देख के कितना अच्छा लगता है। सारी चीज़ें आपको एक जगह अवेलेबल मिलती हैं, आप आराम से रिवाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? चलिए बातें बहुत हो गई, हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आगे हम लोग को थोड़ी-सी थ्योरी भी करनी है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कौन-सा मानकीकृत चिन्ह निर्धारित किया गया है? बहुत आसान-आसान बेसिक-बेसिक क्वेश्चन्स हैं, ठीक है? तो क्या किया गया है आपको पता है, एफपीओ है, एगमार्क है, इकोमार्क है, हॉलमार्क है, ठीक है? तो कृषि उत्पाद जहाँ भी आएगा आपको पता है कि क्या हो जाएगा, वहाँ पर एगमार्क की बात कही जा रही है, ठीक है? इस वजह से हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक? नेक्स्ट है हमारा कि एफपीओ चिन्ह निम्न में से किस प्रकार के उत्पादों की गुणवत्ता को दर्शाता है? तो एफपीओ आपको पता है कि सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कब आया था ये? आया था ये 1955 में। कब आया था? 1955 में। और इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। तो ये जो किस पे मतलब जो एफपीओ का चिन्ह लगाया जाता है वो किन उत्पादों की गुणवत्ता को बताता है? कृषि उत्पादों का, सोने की खरापन, या फिर फल उत्पादों या औद्योगिक उत्पादों। तो जो एफपीओ है आपका फ्रूट प्रोडक्ट से ही हम लगा सकते हैं अंदाजा कि फल उत्पादों के लिए। बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन है लेकिन रिवाइज करना ज़रूरी, ठीक है? हमारा सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। फिर है कि इनमें से कौन सा अधिकार उपभोक्ता अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है? जो आपको पता है कंज्यूमर राइट्स की बात जहाँ करी यहाँ पे करी जा रही है। तो क्या है? सुरक्षा का अधिकार, जानकारी का, चुनाव लड़ने का, चयन करने का। तो इसमें जो आपका नहीं की बात हो रही है, एक चीज़ ध्यान रखना है, किसकी बात हो रही है? नहीं की बात हो रही है। तो नहीं में आपका जो है क्या हो जाएगा? चुनाव लड़ने का जो अधिकार होता है वो इसमें नहीं आता। इस वजह से हमारा सी फॉर चाइना इज़ द राइट आंसर। खैर, फिर है कि एफपीओ मार्क का पूरा नाम है, अभी हम लोगों ने पढ़ा फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर या
फूड प्रोडक्ट ऑर्डर या फ्रूट प्रिवेंशन ऑर्डर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको फूड और फूड में इन सब चीज़ों में बहुत जो है दिमाग लगाना है। तो इसमें देखिए फ्रूट प्रोडक्ट जो सबसे पहला है आपका फ्रूट होगा, ठीक है, जो इसकी स्पेलिंग ये होती है FRUIT, ठीक है, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं, ठीक। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम डैश में लागू किया गया है। तो 1986 में, 1956 में, या फिर आपका 2016 में या 1988 में। तो ये बात तो आपको पता ही है, पीजीटी में आया था ये क्वेश्चन अभी 2020 वाला जो 2021 में जो एग्जाम हुआ है पीजीटी का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो आपको भी पता है 1986 में, तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है BIS का पूरा नाम है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड या फिर ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स या फिर आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैटिक्स या फिर आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिस इसको शॉर्टकट में जो शॉर्ट फॉर्म में मतलब शॉर्टकट में इसको बिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विश वाला विश मत समझ लेना, बिस पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो इसका जो फुल फॉर्म होगा आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो ए के साथ जाएंगे, ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रेड रिबन एक्सप्रेस ट्रेन के माध्यम से किसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। रेड रिबन का नाम आपने शायद सुना हो या फिर ना भी सुना हो तो आज सुन लेंगे आप। ये रेड रिबन एक्सप्रेस जो था ये ट्रेन के माध्यम से एड्स के बारे में जागरूकता फैलाई गई थी, तो उसी के बारे में पूछ रहा है। तो आपका ये जो बी ऑप्शन हो जाएगा, पहले ही मैंने बता दिया, तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये रेड रिबन ट्रेन के माध्यम से जागरूकता फैलाई गई थी। किसके बारे में? कौन सी बीमारी के बारे में? यही एड्स के बारे में, ठीक है। इसके बाद इस वजह से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है डैश HIV एड्स के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रव्यापी संचार अभियान था। तो वही बात पूछी जा रही है जो भी हमने पीछे पढ़ा। तो इसमें भी आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? स्वरोजगार महिला संघ, परियोजना ग्राम छतेरा, या फिर रेड रिबन एक्सप्रेस, या जागो ग्राहक जागो। तो जाहिर सी बात है रेड रिबन एक्सप्रेस के थ्रू एड्स के बारे में जागरूकता फैलाई गई थी, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा ये देखिए रेड रिबन एक्सप्रेस का इस तरीके का बनाया था, मतलब इसका जो पूरा है ये इस तरीके से बनाया गया है, देखिए, है ना, ये वाला इनका निशान बनाया गया है इस तरीके से। और रेड रिबन एक्सप्रेस देखिए लिखा हुआ है एड्स के विरुद्ध भारत एकजुट, जिंदगी जिंदाबाद, ठीक है। मैंने सोचा दिखा दूं थोड़ा सा, एक सेकंड, ऐसे आप देख लो, ठीक है। तो देखने से चीजें थोड़ा दिमाग में फिट हो जाती, इस वजह से मैंने लगा दिया यहाँ पे। फिर है नेक्स्ट की विकास संचार का साधन है, ठीक है। तो क्या है? ICT है, प्रिंट मीडिया है, या समाज है, या ए और बी दोनों है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। जो हमारा ICT है और जो प्रिंट मीडिया है, ये दोनों ही चीजें जो है विकास संचार का साधन है, ठीक है। मतलब कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन वैसे आपका TGT में नहीं लेकिन DSSB वगैरह में पूछा जा सकता है, थोड़े से स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन हैं। तो मतलब वैसे आपको मैंने क्या कहा, एक लेवल आपको आगे जा करके ही थोड़ा सा ऑथेंटिक और स्टैंडर्ड तैयारी ही करनी है, ठीक है। तो फिर दूसरा है रेड रिबन एक्सप्रेस परियोजना को नाको के द्वारा डैश के सहयोग से लागू की गई थी। तो मतलब कि ये जो रेड रिबन एक्सप्रेस योजना थी वो किसके सहयोग के द्वारा लागू की गई थी उसकी बात हो रही है। भारतीय रोडवेज के, भारतीय रेल के, भारतीय वायु मार्ग के, भारतीय जल मार्ग के। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि रेड रिबन एक्सप्रेस जो था वो ट्रेन के डिब्बों के थ्रू जो है मतलब जागरूकता दिखाई गई थी। इसमें कुछ ऐसा था कि पहले डिब्बे में एड्स के बारे में कुछ बताया जाएगा कि ये कैसे फैलता है, फिर दूसरे डिब्बे में बताएंगे कि मतलब जिसको एड्स है उसको क्या मतलब सावधानी बरतनी चाहिए, फिर तीसरे डिब्बे में दूसरी जानकारी, फिर चौथे डिब्बे में दूसरी जानकारी, इस तरीके से नंबर वाइज करके पूरा गाँव और मतलब जगह जगह पे ट्रेन को रोक करके ये जागरूकता फैलाई गई थी। तो ये जो था रेल के द्वारा फैलाई गई थी, तो इस वजह से आपका भारतीय रेल का आंसर होगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा हमारा, ठीक है। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि स्वनियोजित महिला संघ, इसको शॉर्टकट में सेवा बोलते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। भारत में डैश लाखों निर्धन महिलाओं का संघ है। स्वनियोजित महिला जो ग्रुप है इनका, महिला संघ है आपका, ये कैसा है? औपचारिक क्षेत्र है, कारोबारी क्षेत्र है, या अनौपचारिक क्षेत्र है, या संचार क्षेत्र है। तो ये जो आपका सेवा है, मतलब ये एक संगठन है, आपको अभी मैंने फुल फॉर्म बताया, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। तो इसमें जो हमारा ये जो है ये आपका ये अनौपचारिक क्षेत्र है, ठीक है, कि महिलाओं का एक संघ होगा, उसमें महिलाएं क्या करेंगी, अपने तरीके से चीज़ें करेंगी, और उसमें थोड़ा थोड़ा महिलाओं को घरेलू टाइप के जो भी एम्प्लॉयमेंट होंगे वो दिए जाएंगे, और वो खुद से क्या करेंगी, अपने मतलब कि खुद से प्लान करके एक अपना कोई रोजगार या कुछ भी कुटीर उद्योग इस तरीके की चीज़ें में करके महिलाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा। तो ये कैसा एक आपका क्षेत्र, ये अनौपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विकास संचार शब्द पहली बार 1972 में डैश द्वारा प्रयोग किया गया था। विकास संचार वही आपका डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, तो किसके द्वारा मतलब पहली बार प्रयोग किया गया था? चिल्डर्स के द्वारा, या मेल कोड बोलिंग के द्वारा, या क्यूब्राल के द्वारा, या लर्नर के द्वारा। तो ये जो आपकी क्यूब्राल थे इनके द्वारा सबसे पहली बार डेवलपमेंट कम्युनिकेशन शब्द का प्रयोग किया गया था। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी फॉर साइनो कोवैलमेंट। फिर नेक्स्ट है
नेक्स्ट हमारा है कि यह 10 से 60 सेकंड के छोटे-छोटे संदेश होते हैं, जिन्हें कार्यक्रम के बीच में प्रसारित किया जाता है, डैश के अंतर्गत आते हैं। कहने का मतलब जैसे कोई भी प्रोग्राम होता है या हम लोग देखो वीडियो वगैरह देखते रहते हैं आप यूट्यूब पे या किसी चीज़ में, तो ये जो 10 से 60 सेकंड के छोटे-छोटे संदेश आते हैं, इनके कार्यक्रमों के बीच में इनको जो है प्रसारित किया जाता है। इनको क्या कहा जाता है? प्रतीक चिन्ह कहते हैं, सार्वजनिक सेवा घोषणा कहते हैं, शैक्षणिक सामग्री या विषय विस्तृत जानकारी। तो इसको जो किया जाता है, ये जो बीच-बीच में प्रसारित करते हैं, इनको कहा जाता है सार्वजनिक सेवा घोषणा। ठीक है? तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? ये वाला आंसर सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सूचना ग्रहण करने वाले तथा सूचना प्राप्त करने वाले के बीच पूर्ण समझ का अर्थ है विस्तार, संचार, विकास, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये बात आपको पता ही है कि क्या कहा जाएगा? संचार कहेंगे, कम्युनिकेशन बोलेंगे। बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड। हाँ, तो ये हमारा आंसर जो है कौन सा हो जाएगा? बी वाला, अभी हमने पढ़ा। बी आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा है समुदाय रेडियो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुदाय रेडियो द्वारा प्रसारण के निम्न क्षेत्र होते हैं, एक राज्य से लेकर दूसरे राज्य तक, भौगोलिक तथा सामाजिक समानता के क्षेत्र तक, या एक देश से दूसरे देश तक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपके ये होते हैं रेडियो प्रसारण के निम्न निम्न जो क्षेत्र होते हैं वो क्या होते हैं? भौगोलिक और सामाजिक समानता के क्षेत्र तक ये होते हैं। समझ गया? तो हमारा बी ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा कि विकास संबंधित लेखों एवं खबरों को प्रमुखता से छापना डैश कहलाता है, विकास संचार, विकास पत्रकारिता, या फिर पत्रकारिता, या संचार। तो इसको जो कहा जाता है विकास से संबंधित खबरों को प्रमुखता से छापना, वो आपका विकास पत्र एक सेकंड सॉरी वो आपका क्या कहलाता है? विकास पत्रकारिता। ठीक है, तो बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है अभियान रेडियो तथा टेलीविजन मुद्रण माध्यम तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी निम्न में से किसकी विधियां हैं? विकास संचार की, विकास पत्रकारिता की, विकास अभियान की, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो आपकी विधियां हैं जो इतनी पूछी जा रही है वो आपकी विकास अभियान की विधियां। ठीक है, तो हम इसलिए सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। ये हो गया आपका। नेक्स्ट है SMOI का पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो इसका जो फुल फॉर्म आपका होगा वो कौन सा होगा? सिल्क मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, या सिल्क मार्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, या भारत में सिल्क मार्क ओरिएंटेशन, या भारत में सिल्क मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेशन। तो इसमें जो आपका फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा सिल्क मार्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। बी के साथ जाएंगे। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है, टेक्सटाइल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मानकीकरण चिन्ह पानी की बोतल पर लगाया जाता है? बहुत ही आसान और बेहतरीन क्वेश्चन। एगमार्क का, ISI का, सिल्क मार्क का, या FPO का? तो आपको भी पता है ISI का मार्क लगाया जाता है। कमेंट सेक्शन में आप बताना है ISI कब आया था, और FPO भी आप बताइएगा कि FPO कब आया था। अभी FPO मैंने आपको बताया ही कि कब आया था, और एगमार्क भी बताइएगा कि एगमार्क कब आया। ठीक है, तो बी आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा, बी आंसर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हॉलमार्क का मानक चिन्ह किन चीजों पर होता है? सोने के आभूषण पर, चांदी के आभूषण पर, या पीतल के बर्तन पर, या ए तथा बी दोनों? तो ये आपको पता ही है, बहुत ही हलवा टाइप का क्वेश्चन है ये। डी आंसर हो जाएगा कि दोनों चीजों का, जितने भी सोने चांदी के आभूषण ज्वेलरीज होती है उन पे इनका हॉलमार्क का मार्क लगा होता है। फिर है कि विशेष स्थान जैसे किसी दुकान, मॉल आदि में आने वाले उपभोक्ताओं की संख्या क्या कहलाती है? उपभोक्ता संघ, उपभोक्ता उत्पाद, या उपभोक्ता आगमन संख्या, या उपभोक्ता व्यवहार? तो जाहिर सी बात है क्या बोलेंगे? आगमन की बात हो रही है। देखिए जो लोग आते हैं, आने का मतलब क्या होता है? आगमन। तो जाहिर सी बात है उपभोक्ता आगमन संख्या, कितने सारे कस्टमर वहां पर आ रहे हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जीविका का अवसर उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण से जुड़ा हुआ नहीं है? नहीं की बात हो रही है, ध्यान रखना है। किसकी बात हो रही है? नहीं की बात हो रही है। तो उपभोक्ता सक्रियतावादी बनना, उपभोक्ता बल क्लब में परामर्शदाता बनना, पत्रकार बनना, BIS में कार्य करना। तो नहीं की बात हो रही है, तो इसमें जो आपका आंसर होगा पत्रकार बनने जैसा इसमें कुछ नहीं है, बाकी तीनों चीजें इसमें सही है। ठीक है, तो नहीं की पूछा जा रहा तो पत्रकार बनना नहीं होगा इसमें। फिर एक क्वेश्चन ये है, काफी डाउटफुल क्वेश्चन रहा है ये। मैंने भी कई जगह देखा, कहीं कोई स्टाइल आंसर बताता, कहीं कोई फैट बताता है ना। तो मैं आपको बता दूं, ये आप कह सकते हो कि एक प्रूफ भी है इसके साथ कि क्यों इसका आंसर ये नहीं ये होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका, यह फैशन जो अल्पकाल के लिए रहता है कहलाता है?
इसका मतलब है कि जब जो भी फैशन कोई आता है वो जब बहुत कम टाइम के लिए रहता है तो वो क्या कहलाता है। आंसर देखिए इसमें दे रखा है स्टाइल, ठीक है, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो स्टाइल ना होकर के फैड होगा। क्या होगा? फैड होगा उसका आंसर। और क्यों होगा मैं इसको भी आपको भी दिखा दे रही हूँ, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल फैड्स की बात हो रही है। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे, वन सेकेंड, ये आप देख पा रहे होंगे, कम समय तक प्रचलन में रहने वाली फैशन शैलियों को फैड्स कहते हैं। समझ गए आप कि कम समय में प्रचलन रहने वाली शैलियों को क्या कहते हैं? फैड्स कहते हैं। अब इसके आगे कुछ पढ़ना ही नहीं है बिल्कुल। तो आप ये देख सकते हो कि ये अरिहंत की बुक है और इसमें प्रॉपर ये लिखा हुआ है। तो कभी कभी प्रैक्टिस सेट वगैरह में गलत चीज़ें आ जाती हैं, तो आप इस क्वेश्चन को लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें फैड्स आपका आंसर होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग ये सब पढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। देखते हैं इसमें हम लोग एफएसएसआई के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, और आईएसआई के बारे में, एफपीओ के, एगमार्क के, वूल मार्क, सिल्क मार्क और हॉल मार्क, ठीक है। 3 चीज़ें थोड़ी डीप में है, बाकी सब चीज़ें बहुत ही बेसिक और एकदम नॉर्मल है। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ से। तो नेक्स्ट है, ये देखिए आपको एफएसआई के बारे में देखना है हमें। तो आपको पता ही है कि क्या बोलते हैं, ये कब आया था? 2006 में आया था। इसमें कुछ बताना ही नहीं है आपको। कब आया था? 2006 में आया था, ठीक है। और किसके? खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत 2006 में इसकी मतलब स्थापना करी गई। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, इसकी स्थापना क्यों करी गई? इसकी स्थापना जो थी आपकी, खाद्य वस्तुओं के लिए विज्ञान आधारित मानकों का निर्धारण करने और मानव उपभोग के लिए सुरक्षित, आगे देखते हैं, सुरक्षित, हाँ, सुरक्षित व पौष्टिक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु। कहने का मतलब ये कि वो जो भी उत्पाद हमें मिले वो कैसा हो? सुरक्षित हो, और उसमें पौष्टिक आहार की उपलब्धता है, पौष्टिक आहार उसमें उपलब्ध है, इस बात को सुनिश्चित करने हेतु उनका निर्माण कैसे हो रहा है, उनका भंडारण कैसे हो रहा है, उनका वितरण, बिक्री तथा उनका आयात और विनियमित करने हेतु की गई। बात आप समझ गए कि वो कैसा जो खाद्य पदार्थ दिया जा रहा है या मतलब वितरण किया जा रहा है, लोगों को बेचा जा रहा है ना, भेजा जा रहा है या उनको मंगवाया जा रहा है हमारे लिए दूसरी कंट्री से, तो उसमें मतलब सुनिश्चित रहे वो, है ना, कि उसमें पौष्टिक तत्व है या उनकी जो शुद्धता है या उनका आप कह सकते हो कि वो मानव के यूज़ के लिए सुरक्षित है या नहीं है। इन सभी चीज़ों को मतलब कन्फर्म करें, उस चीज़ के लिए इसकी स्थापना करी गई। एग्ज़ाम में आपसे बस 2 ही चीज़ें पूछ सकते हैं कि कब इसकी स्थापना करी गई और किस लिए करी गई, बस बात खत्म, ठीक है? तो ये आपका हो गया, ठीक है? और क्या कहते हैं, हाँ, इस तरीके का इसका मार्क होता है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है? ये एफएसआई आपको पता ही है, ये देखिए। इसमें क्या होता है, नीचे यही लाइसेंस नंबर दिया होता है, ये ज़रूर होता है, ठीक है? कोई भी फूड प्रोडक्ट आप ले रहे हैं उसमें जो एफएसआई के नीचे उसका लाइसेंस नंबर दिया होता है। ये यहाँ यहाँ पर तो इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है किस तरीके का, लेकिन इसमें नंबर दिया होता है। कोई भी चीज़ आप खरीदना तो उसमें देखना जहाँ पर इसका ये लगा होगा लोगो, वहाँ उसके नीचे आप देखिएगा, ठीक है? तो इसमें इतनी सी बात थी, 2 लाइन आपको, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डीप है, बट ठीक, कोई नहीं, हम देख लेते हैं। आईएसआई देखिए आपको पता ही है कि फुल फॉर्म इसका है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो ये देखिए क्या है इसमें कि भारतीय मानक संस्थान जो अब क्या करते हैं, जो अब भारतीय मानक ब्यूरो, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बिस के नाम से जाना जाता है, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ाई। ये क्या करता है कि इस चिन्ह के प्रयोग का लाइसेंस औद्योगिक व उपभोक्ता वस्तुओं के उन उत्पादकों को दिया जाता है जिनका उत्पाद इस संस्था द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप और जांच प्रणाली में सही पाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो ये मानक है, भारतीय मानक ब्यूरो है, इसका जो एक लाइसेंस है वो उन्हीं को दिया जाता है जिनका पदार्थ जो होता है, जिनका उत्पाद जो उन्होंने मतलब क्या बोलते हैं, जिस जिस चीज़ को उन्होंने मैन्युफैक्चर किया है, उसको देखा जाता है कि उनका जो उन्होंने बनाया है वो सभी मानकों के जितने भी मतलब स्टैंडर्ड है और जो मतलब चेक किया गया है, उन सभी चीज़ों में जब वो सही पाया जाएगा, जो जांच प्रणाली की गई है उसमें जब वो सही पाया जाएगा तभी उनको ये लाइसेंस दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद है आईएसआई मार्क युक्त उत्पाद खरीदने से हमें यह भरोसा हो जाता है कि हमने सही सामान खरीदा है, ठीक है। एक चीज़ और होती है इसमें कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा लाइसेंस धारक उत्पादकों को, कहने का मतलब ये है कि भारतीय मानक ब्यूरो जो है, इसने जिन लोगों को लाइसेंस दिया है उनके द्वारा क्या किया जा सकता है, जो भी उत्पाद वो बना रहे समय समय पर उनकी आकस्मिक जांच भी की जा सकती है, ठीक है। यदि किसी उपभोक्ता को आईएसआई चिन्ह युक्त वस्तु की गुणवत्ता के विषय में कोई भी संदेह हो तो वह भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि बिस, आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के निकटतम क्षेत्रीय कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये इतनी सी बात है आपकी, पढ़ लेना है आपको, इसमें से आप 2-3 पॉइंट्स नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें जो मतलब भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जो कुछ चिन्ह दिए गए हैं, मतलब किन किन चीज़ों पे इनका मार्क रहता है। तो खाद्य पदार्थों में आपका जानते हैं नमक है, बिस्किट है, पाउडर वाला दूध है, कॉफ़ी है, कस्टर्ड पाउडर, इनमें रहता है। और जो विद्युत उपकरण मतलब इलेक्ट्रिक वाले आपके इक्विपमेंट्स हैं, उनमें विद्युत इस्त्री यानी कि आयरन जो आप करते हैं, प्रेस जिसको बोलते हैं, पंखे, रेगुलेटर, पानी गर्म करने की रॉड, गीजर, ये सभी चीज़ों पर, ठीक। और घरेलू उपकरण में प्रेशर कुकर है, गैस का चूल्हा है और भी तमाम चीज़ें जो आपकी आती हैं।
इन सब चीज़ों पे इसका रहता है, ठीक है। तो ये आपका ये आपको इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना याद रखना है कि किन किन चीज़ों पे इसका मार्क लगा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर तीनों कैटेगरी दी गई थी, खाद्य पदार्थ का भी और इलेक्ट्रिकल वाले का भी और घरेलू वाले का, है ना, होम अप्लायंसेज जो आपके होते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया कि आप कम से कम देख लो कि यहाँ पर होता है। फिर इसका देखिए मार्क ऐसा होता है, एक सेकंड, इसका मार्क ऐसा होता है, आपने देखा ही होगा, है ना, इस तरीके से ये होता है। अब नेक्स्ट है एफपीओ आपका। तो एफपीओ आपका क्या है, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ाई। इसमें क्या होता है कि एफपीओ फल एवं सब्जी उत्पादों की, ये भी क्या करता है, अभी उधर हमने पढ़ा जो एफएसआई था, एफएसएसआई वाले में हम क्या कर रहे थे कि उसमें खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और उनकी मतलब मनुष्य के यूज करने के उसमें जितने भी स्टैंडर्ड है, मतलब मानव के यूज करने के लायक है या नहीं है, उनकी शुद्धता और उनकी वितरण, उनकी बिक्री, ये सारी चीजें देख रहे थे खाद्य पदार्थों का। अब इसमें हम देखिए स्पेशली सब्जी की उत्पाद देखते हैं, सब्जी और फल, ठीक है। क्या है, फल और सब्जी की गुणवत्ता, संसाधन की सुविधाओं आदि के संदर्भ में वैधानिक मानकों को निर्धारित करता है। कहने का मतलब ये है कि एक रूल निर्धारित कर, एक स्टैंडर्ड निर्धारित करता है कि सब्जी और फल के जितने भी उत्पाद होंगे वो इस स्टैंडर्ड के मुताबिक ही होने चाहिए। अगर वो उस स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं आएगा तो ये जो एफपीओ का मार्क है उस पर नहीं लगेगा। अगर आप एफपीओ का लगा हुआ, मतलब जो जिस मान लीजिए जो भी आप कोई फल या सब्जी का उत्पाद खरीद रहे हैं उस पर एफपीओ का मार्क नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब यही है कि ये जो आप उत्पाद खरीद रहे हैं फल का, वो क्या है, हमारे यूज करने के या हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि उसको हम उतना ऑथेंटिकेट नहीं मानेंगे। फिर है कि ये किस पे लगा होता है, जेम, जेली, जूस, स्क्वैश, अचार, चटनी, डिब्बाबंद संरक्षित खाद्य पदार्थों पर एफपीओ का चिन्ह लगाया गया है, ठीक है। अगर जिन भी उत्पाद को आप खरीद रहे हैं जिस पर एफपीओ का चिन्ह नहीं लगा है, तो इसका मतलब यही है कि ये उतना ज़्यादा मतलब क्या कह सकते हैं, उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक ये उतना सही नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके का चिन्ह होता है एफपीओ का आपके, ठीक है। देख सकते हैं आप, कुछ इसमें है नहीं, ऐसे गोला है, टाई लगा रखी इन्होंने ऐसे, ठीक है, बीच में एफपीओ आपका लिखा हुआ, ये हो गया, ठीक। ये देखिए जितने भी ये सारी चीज़ें हैं आपकी, टमाटो केचप है और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, है ना, टमाटो केचप ही लिख रखा है सब में। फिर इंडिया गेट आटा है, आटा नहीं है कुछ और है, जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इसके बाद बीकानो की नमकीन है, ये है, देखिए सब बहुत सारी चीज़ें रखी, इन सभी चीज़ों पे एफपीओ का लगा होता है, ठीक है। फिर है वूल मार्क, ये शायद मैं आपको पहले बता दिया है, फिर कोई बात नहीं फिर से देख लेते हैं। ये आपको पता है वूल मार्क जो होता है वो इस तरीके का होता है, कैसा होता है, ऐसा। अब देखते होंगे ना ऊन बिकता है तो इसी तरीके का बना होता है। इसमें क्या यह मानक क्या करता है, अच्छी गुणवत्ता की ऊन और ऊनी वस्त्रों पर लगाया जाता है। कहने का मतलब है जो ऊन का कपड़ा या ऊन जो बिकता है मार्केट में वो अच्छी क्वालिटी का होगा तो उस पर ये मार्क लगाया जाता है। अगर वो मार्क नहीं लगा है तो इसका मतलब है कि वो ऊन या ऊनी कपड़ा अच्छी क्वालिटी का नहीं है। इसके बाद है सिल्क मार्क। तो सिल्क मार्क का जो होता है वो ऐसा होता है, जब वो सिल्क बनता है पेड़ पे ककून के थ्रू तो वो इस टाइप का थोड़ा कुछ होता है, इस वजह से इन्होंने इस तरह से सिल्क का मार्क दे रखा है, ठीक है। तो इसमें क्या ये क्या दिखाता है कि जो सिल्क कपड़ा आप ले रहे हैं वो 100% जो है वो प्राकृतिक रेशम के प्रयोग को सुनिश्चित करता है। कहने का मतलब है कि जो प्योर सिल्क है, प्योर सिल्क की कोई चीज़ आप खरीदेंगे तो उस पर सिल्क का ऐसा मार्क बना होगा, और ये इसी चीज़ की गारंटी देता है ये जो मार्क है, ये जो सिल्क का कपड़ा है आपका सिल्क का वो 100% नेचुरल फाइबर का है, नेचुरल सिल्क का है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। फिर है ये हॉलमार्क, हॉलमार्क वाला भी मैंने आपको शायद दिखाया ही था, इस तरीके का होगा, देखिए मानका है पथ प्रदर्शक, इस तरीके से, ठीक है। और ये क्या करता है कि भारतीय मानक जो ब्यूरो है वो सोने चांदी के आभूषणों के लिए निर्धारित किया गया है जो शुद्धता की गारंटी देता है, ठीक है। इतनी सी बात है, आपको बस इतना याद रखना है, एग्जाम में तो बस इतना ही पूछेंगे, हॉलमार्क जो है किस चीज़ पे इसका निशान लगाया जाता है, पीओ किस पे लगाया जाता है। तो ये आपकी तरह तरह की चीज़ें हो गई। और अच्छा हाँ, अभी ये भी है, सॉरी, एक मार्क तो भूल ही गए हम। तो सॉरी, एक मार्क का फुल फॉर्म आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलिए मैं ही बता देती हूँ, एग्रीकल्चर मार्केटिंग आप जानते ही होंगे, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है, क्योंकि भूल जाते हैं। और ये जो है आपका 1937 में आया था, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि भारत सरकार की कृषि मंत्रालय के अधीन निरीक्षण निदेशालय द्वारा कृषि उत्पादों की गुणवत्ता के लिए निर्धारित किया गया है। आपको बस इतना याद रखना है कि एग्रीकल्चर, सॉरी, ये जो आपका एगमार्क है वो किसके लिए निर्धारित किया गया है, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता को निर्धारित करता है, ठीक है। इसके बाद ये कहाँ कहाँ लगाया जाता है, सभी प्रकार के मसालों, खाद्य तेलों, घी, मक्खन, चावल, दाल, चाय पत्ती, शहद, अंडा आदि गुणवत्ता की जांच कर उनके स्तर के अनुरूप विभिन्न श्रेणियां प्रदान करता है। तो बस इतनी सी ही बात है, इसमें इसमें ये मार्क लगाया जाता है। और ये कैसा होता है, देखिए इस तरीके का होता है, ठीक है। भारत सरकार इसमें बीच में किनारे लिखा हुआ है और बीच में आप देख सकते हैं एग मार्क का ये निशान लगा हुआ है, ठीक है। इतनी सी बातें थी, मैंने सोचा आपको दिखा दूं। और चलिए कोशिश करेंगे डेली हम लोग मिलते रहें थोड़ा सा, और इतनी रात तक आप लोग मतलब जग ही रहे होंगे, चलिए ठीक है।
पढ़ाई कर रहे हैं तो जगिए, बिल्कुल जगिए, सबका अपना जगने का पर्पज़ होता है। और आप फ़िलहाल अपना पर्पज़ अभी जगने का पर्पज़ आप यही रखिए कि आप अपनी पढ़ाई करिए अच्छे से। और चलिए फिर मिलेंगे हम लोग दूसरी वीडियो में दूसरे क्वेश्चंस के साथ या दूसरे कुछ टॉपिक के साथ। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, बाकी हम तो थोड़ा बहुत ऐसे मिलते ही रहेंगे। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि अब देखिए एग्ज़ाम का टाइम आपके पास आ रहा है, तो आपको जो है, मैं पहले भी कह रही हूँ, अभी भी बार-बार कह रही हूँ, अब कहीं पे इधर-उधर ज़्यादा भागिए मत, भटकना मतलब भटकना नहीं आपको, खुद को भटकाइए बिल्कुल भी नहीं। आपके पास जो नोट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, अब ऐसा नहीं कि अब एग्ज़ाम लोगों से आप सुन रहे हैं कि एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप सोच रहे हैं चलो कहीं क्रैश कोर्स जॉइन कर लेते हैं, चलो कोई टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर लेते हैं। ना, आप ऐसा बिल्कुल मत करिए। खुद पे भरोसा रखिए। हाँ, लेकिन ये है कि अपने सिलेबस को पूरा करते जाइए, समझ रहे हैं आप? इस तरीके से मतलब वो मत करिए कि नहीं कहीं पे कुछ अच्छा दिख रहा, नहीं मैंने तो इतना पढ़ लिया है, अब इससे ज़्यादा आएगा ही नहीं, ऐसा मत सोचिए। आपके पास जितना टाइम है उसमें आप खूब पढ़ते रहिए, खूब रिवाइज़ करते रहिए, मेहनत करिए बिल्कुल। एकदम क्या कहते हैं उसको, लगन से मेहनत करिए, है ना? डेडिकेशन के साथ। तो चलिए अब सभी लोगों को गुड नाइट और मिलेंगे हम लोग दूसरी वीडियो में, दूसरे उसके साथ। तब तक आप लोग चलिए सोइए, सभी लोगों को गुड नाइट। गुड नाइट और क्या-क्या? बाय बाय। सब लोग ध्यान रखेंगे अपना और पढ़ाई भी करेंगे, ठीक है? चलो टेक केयर, बाय बाय।